हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बजट 2020 जब से डिक्लेयर हुआ है तब से जितने भी टैक्स पेयर हैं और खास करके जो सैलरीड हैं उनके मन में ये सवाल है कि उन्हें ओल्ड सिस्टम में ही बने रहना चाहिए या न्यू टैक्स सिस्टम में चले जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो नया टैक्स सिस्टम आया है उसके अंदर में जितना स्लैब्स है, जितने अलग अलग टैक्स रेट है, वो कंफ्यूजिंग है। तो उसके बाद जो है सो बहुत सारे आर्टिकल आए, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। जैसे ही हमारे एक मित्र हैं सुमित घोष जी, वो भी कंफ्यूज हैं कि ओल्ड सिस्टम में जाएं, बने रहें या न्यू सिस्टम में जाएं, कितना इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करें, नहीं करें। ये सब वीडियो आप लोगों के लिए है जो लोग अब तक कंफ्यूज हैं, और होपफुली आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। बजट 2020 अनाउंस हुआ और आपके सामने जो टैक्स रेट रखे गए वो कुछ इस तरह से थे। देख रहे हैं ना, बहुत सारे स्लैब्स थे, अप टू 2.5 lakhs, 2.5 lakhs to 5 lakhs, 5 lakh to 7.5 lakhs, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। न्यू टैक्स रेट था, ओल्ड टैक्स रेट था, और आपको डिसाइड करना था कि आप न्यू में जाना चाह रहे हैं या फिर आप ओल्ड में बने रहना चाह रहे हैं। और इसके साथ बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर बन गया। ठीक है ना, बहुत सारे कंफ्यूजन यहाँ पर, इतने सारे टैक्स रेट और स्लैब के साथ ऑटोमेटिकली और नेचुरली लोगों के मन में आया। तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। ये जो पेज आपके सामने है ये आपका देखा देखा हुआ पेज होगा। ये फॉर्म 16 है, और जो लोग इसे भूल चुके हैं अब तक वो अपने पुराने फॉर्म 16 को एक बार फिर से देखें और उन्हें याद आ जाएगी कि ये फॉर्म 16 है। तो देखिए, इसमें हम लोग जो अभी हम लोग का जो पर्पस है वो यह है कि हमें ओल्ड सिस्टम में ही बने रहना चाहिए या न्यू सिस्टम में चले जाना चाहिए, ये हम लोगों को अभी डिसाइड करना है। ठीक है ना, तो देखिए, ये आपका फॉर्म 16 है, और इसमें से बस दो बातें हमें मालूम होनी चाहिए। ये चीज डिसाइड करने के लिए क्या है, सिर्फ दो बातें। पहला जो चीज है, जो आपको ये फिगर देख रहे हैं ना, ये जो ग्रॉस सैलरी जो पहला पॉइंट है, उसके कंपोनेंट्स को ऐड करके जो फिगर आ रही है ये होती है हमारी ग्रॉस सैलरी। और आगे के स्लाइड्स के लिए से हम बोलेंगे इनकम। ठीक है ना, तो आगे के स्लाइड्स में जब हम इनकम की बात करें तो आप इस अमाउंट को पकड़ेंगे। ठीक है ना, आपके फॉर्म 16 में जो ये अमाउंट होगा उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ जब मैं इनकम की बात करूंगा। ठीक है, फॉर्म 16 से जो लोग थोड़ा थोड़ा बहुत वाकिफ हैं वो जानते हैं कि इसके बाद ये जो ग्रॉस सैलरी होती है उसके बाद काफी सारे जो एग्जेम्पशंस हैं उसका यहाँ पर जिक्र होता है। ठीक है ना, और इसके बाद जो रिडक्शन है वो आते हैं। देखिए, इसके नेक्स्ट पेज में जो है ये होगा। फिर देखिए, ये सारा यहाँ पर अलाउंस एंड डिफरेंट डिडक्शन का यहाँ पर जिक्र रहता है फॉर्म 16 के अंदर। आप लोगों ने जरूर से जरूर इसे देखा होगा। चलिए इसके लास्ट पेज की तरफ, ये देखिए इसका लास्ट पेज है। ठीक है ना, और इस लास्ट पेज के अंदर में यहाँ पर एक और चीज है जिसकी हमें जरूरत होगी हमारे डिस्कशन के पर्पस के लिए। मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था याद करने के लिए, क्या, ग्रॉस सैलरी। ठीक है ना, जिसको हम लोग आगे इनकम बोलेंगे। और ये देख रहे हैं ना, तमाम अलाउंसेस और डिडक्शन को ऐड करके जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना ग्रॉस सैलरी से, तो वहां से निकल के आता है मेरा टोटल टैक्सेबल इनकम। तो टोटल टैक्सेबल इनकम पर पहुंचने के लिए जो बीच में जितने भी अलाउंसेस और डिडक्शन आए, ठीक है ना, सबको ऐड करके क्या क्या आता है, ग्रॉस सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आपके अलाउंसेस थे और जितने भी आपके डिडक्शन थे। तो मैंने कहा था कि आगे के स्लाइड के लिए हम लोग इस ग्रॉस सैलरी को क्या बोलेंगे, इनकम। और इस सारे अलाउंसेस प्लस डिडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में जो है ना ये सवाल आने शुरू हो गए होंगे कि सर, इन्वेस्टमेंट जो है इसमें किस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर किया जाएगा, किसे नहीं किया जाएगा, किसे ऐड करना है, किसे ऐड नहीं करना है, न्यू सिस्टम में किसे अलाउ किया गया, पुराने में किसे किया गया है। तो आप अभी जो भी आपके अंदर ये सब क्यूरियोसिटी जनरेट हो रहे हैं उसे आप दबा कर रखें। स्लाइड जब खत्म होगी आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अभी आगे आने वाले स्लाइड्स के पर्पस के लिए बस दो बातें आप याद रखेंगे। जो पहला पॉइंट था मेरा ग्रॉस सैलरी, उसे हम लोग कहेंगे इनकम, उसके सारे कंपोनेंट को ऐड करके जो आपके फॉर्म 16 में दिख रहा होता है।
और जो भी उसके बाद अलाउंसेस प्लस डिडक्शन होते हैं उसे हम लोग कहेंगे इन्वेस्टमेंट। अब देखिए कंफ्यूजन यही बनी हुई है ना कि हम लोग न्यू में अगर जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का मेरा अमाउंट क्या होगा एट अ गिवन सैलरी, ठीक है ना, और इनकम, वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या होना चाहिए कि हमको न्यू ऑप्ट करें या पुराना ऑप्ट करें, या फिर अगर मेरा एक पार्टिकुलर अमाउंट मान लो कि एक्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है टोटल ऐड करके, तो हमें क्या डिसाइड करना चाहिए, मुझे पुराने में बना रहना चाहिए या नया ऑप्ट कर लेना चाहिए, यही दो बातों का संघर्ष है यहाँ पर। तो अभी के लिए आप बस दो बात याद रखिए कि जो ग्रॉस सैलरी होता है उसे हम लोग इनकम आगे के स्लाइड्स में बोलेंगे, और जितने अलाउंसेस का डिडक्शन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अब के स्लाइड्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तरह के जो लोग होंगे उनका इनकम हो सकता है 0 से 5 लाख वाले सैलरी। अगर आप इस इनकम ग्रुप वाले लोग हैं तो आपका जो टाइम है अभी तक वो वेस्ट हो रहा था, आप जो है वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप ओल्ड सिस्टम में जाना चाह रहे हैं या न्यू सिस्टम ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अगर आप 2.5 लाख तक आपकी इनकम अगर है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपकी जिंदगी आसान है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है, अगर आपका इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे ओल्ड में रहना चाहिए या न्यू सिस्टम में चले जाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए दो स्टेप है। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एक अमाउंट निकालेंगे जो कितने के बराबर होगा, आपका टोटल इनकम, ठीक है। तो 5 से 7.5 लाख के बीच में आपकी इनकम है, इनकम मैंने क्या कहा था, ग्रॉस सैलरी, फॉर्म 16 में जो आपका ग्रॉस सैलरी दिख रहा है, मान लो कि 6 लाख है, मान लो कि 6 लाख, सबकी अलग अलग हो सकती है। तो 5 से 7.5 लाख वालों के बीच बीच जिसका इनकम है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 6 में से आप 5 लाख घटाएं, कितना हो जाएगा ये, 1 लाख। और स्टेप 2 में क्या करना है, इसको हाफ ऑफ स्टेप 1 में जो अमाउंट आपका है 1 लाख, मतलब 50,000। तो 5 से 7.5 लाख वाले इनकम ग्रुप बीच के लिए क्या है कि आप जो है वो जो आपका इनकम है उसमें से 5 लाख माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है वो निकालिए, उसका हाफ कीजिए और एक इन्वेस्ट अमाउंट जो है आपके सामने होगा। तो मान लो अगर 6 लाख मेरा इनकम है तो 50,000 रुपया इन्वेस्टमेंट निकल कर आ रहा है। तो मुझे बस ये जानना है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट क्या है, जो ग्रॉस सैलरी के बाद जितने अलाउंसेस और डिडक्शन का जिक्र होता है ना फॉर्म 16 में, मतलब आपके एचआरए, आपके एलटीए, आपके एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसीडी जितने हैं, ठीक है ना। अभी आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आपको कुछ कुछ सवाल अभी आ रहे होंगे मन में कि एनपीएस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अभी आप उसे दिमाग से निकाल दीजिए, अंत होते होते आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप ये समझिए जो भी अलाउंसेस और रिडक्शन है, अगर आपका इनकम 6 लाख है मतलब 5 से 7.5 के बीच में है, तो आपको ये एक अमाउंट निकालना है। 6 लाख के लिए कितना आ रहा है, 1 लाख, उसको हाफ करना है। आपको ये डिसाइड करना है अगर आपका सारा इन्वेस्टमेंट ऐड करके 50,000 या उससे ज्यादा हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो मैं सारा इन्वेस्टमेंट करूंगा वो 50,000 या इससे ज्यादा हो जाएगा, एचआरए एलटीए सारा जोड़ के, सारा कुछ एटीसीसी सीसीडी जो फी ट्यूशन फी दिया नहीं दिया, सारा कुछ जोड़ के, तो आपको क्या करना चाहिए, ओल्ड टैक्स सिस्टम में ही बना रहना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका 50,000 इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा, आपको लग रहा है इतना नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, नए टैक्स सिस्टम में चले जाइए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इनकम ग्रुप 7.5 और 10 लाख के बीच वाले, देखिए ये तो आपको पता होता है ना, इनकम तो आपको पता होता है कि आप किस स्लैब में फॉल करेंगे, कहाँ पे आपको कितना इनकम होने वाला है। अगर आप 7.5 से 10 वाले के बीच हैं तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए वो डिसाइडिंग जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टोटल इनकम, मान लो कि आपकी टोटल इनकम 8 लाख है, 7.5 से 10 के बीच में कोई भी एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, इसमें से आप 7.5 लाख माइनस करें, ये निकल कर रहेगा 50,000। ठीक, सेकेंड स्टेप में क्या कीजिए आप, 1,25,000 प्लस 1/4 ऑफ दिस अमाउंट, मतलब 50,000, ठीक है ना। ये निकल के आप आ जाएगा, ये 12,500 होगा, 1,60,000
37,500 137,500। अब क्या होगा कि आपको लग रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट 1,37,500 से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम में ही बना रहना चाहिए। अदरवाइज आपको लग रहा है कि नहीं 1,37,500 नहीं हो पाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब मैं फिर से कह रहा हूं कि सारा HRA, LTA, LTC, DEFG जितना भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना, 80 टाइप्स के होते हैं वो सारे ऐड करके, जितना भी आपको ऐड करके लग रहा है कि हाँ HRA मेरा इतना हो जाता है, FTC इतना तो होना ही होना है, और आपको लग रहा है कि सब ऐड करके 1,37,500 ज्यादा हो जाएगा, तो आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम में बने रहना चाहिए। अदरवाइज आपको लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो न्यू टैक्स रेजिम जो है आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप 10 लाख से लेकर 11,87,500 के बीच है, मतलब 10 लाख से लेकर, अगर आपकी इनकम 11,87,500 के बीच है, इनकम मैंने कहा था ग्रॉस सैलरी पकड़ने, याद है ना, सारा कंपोनेंट ऐड करके जो आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है, ये आपको पता होता है। अगर आप इसके बीच में फॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट, सारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मैं सारे लॉइन सारी डिडक्शन की बात कर रहा हूँ जो आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है। आप एक गेस कर सकते हैं ना कि HRA कितना होता है, मेरा LTA एक अप्रोक्स आप एस्टिमेट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि 1,87,500 से क्रॉस हो जाएगा, तो आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम में बने रहना चाहिए, नए टैक्स सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं उतना नहीं हो पाएगा, तो आप शौक से नए टैक्स सिस्टम को ऑप्ट कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अगर आपकी इनकम 11,87,500 से लेकर 12.5 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, तो आपका वो डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो कैसे निकलेगा, आप टोटल इनकम मान लो कि आपकी टोटल इनकम 12 लाख, इसमें से आप क्या कीजिए 11,87,500 को डिडक्ट कीजिए, ये शायद 12,500 होना चाहिए, 12,500 हो गया ये, ठीक है ना। और फिर स्टेप 2 में आपको क्या निकालना है, 1,87,500 प्लस 1/3 ऑफ 12,500, ये निकल के आ जाएगा आपका, ये होगा 4,167 के आसपास, और ये हो जाएगा 1,91,667, ऐसे ही कुछ होगा, देखना अगर प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ है तो चेक कर लेना। ठीक है, तो इसमें कैसे निकलेगा, वो टोटल इनकम में से आपको 11,87,500 डिडक्ट कर लेना है। सेकंड स्टेप में क्या निकालना, 1,87,500 प्लस 1/3 ऑफ दिस अमाउंट, और ये जो अमाउंट निकल के आ रहा है, इसे 12 लाख के लिए आ रहा है 1,91,667, तो मैं ये चेक कर लूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट अगर इससे ज्यादा हो जाए, इससे या इससे ज्यादा हो जाए इतना, तो मुझे क्या करना है, ओल्ड टैक्स सिस्टम में बने रहना है, अदरवाइज मैं नए टैक्स सिस्टम में चला जाऊंगा, वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। इसके बाद है कि अगर आप 12.5 से लेकर 15 लाख वाले के बीच, ठीक है, आपकी इनकम 12.5 लाख से लेकर 15 लाख के बीच हो रही है, तो आपका जो अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले टोटल इनकम, मान लो कि मेरी टोटल इनकम है 13,40,000, ठीक है, में से आप घटाएंगे कितना, 12.5 लाख, ठीक है, ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना, ये 13,40 है, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा 90,000। और फिर होगा सेकेंड स्टेप में कैसे निकालेंगे, 2,08,335 प्लस 1/6 ऑफ दिस, मतलब 15,000, हो जाएगा 2,23,333, ठीक है। इससे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मुझे क्या करना है, मुझे ओल्ड टैक्स सिस्टम ऑप्ट करना है, अदरवाइज मैं नए में चले जाऊंगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी आय 15 लाख से ज्यादा है, मतलब कि ग्रॉस सैलरी जो आपके फॉर्म 16 में दिख रहा है वो 15 लाख से ज्यादा दिख रहा है, तो आपको बस ये देखना है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था कि फॉर्म 16 में आपके जितने अलाउंसेस, जितने डिडक्शन, एटीसी, डीईएफजी जितने दिख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि सारा ऐड करके वो 2.5 लाख से ज्यादा चला जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, ओल्ड टैक्स सिस्टम में बने रहना चाहिए, अदरवाइज आपको नए टैक्स सिस्टम को ऑप्ट करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि उतना भी नहीं हो पाएगा।
तो ये था आपका सारा स्लैब, ठीक है ना, जिसमें कि सारे इनकम ग्रुप को जो है मैंने कवर किया है। और आप जिसमें भी फॉल कर रहे हैं ना, जैसे कि आप अगर 5 से 7.5 में आ रहे हैं, तो आपको बस वो स्लाइड देखने की जरूरत है। आपका 15 लाख से ज्यादा है, बस आपको यहाँ इससे मतलब है, बाकी स्लाइड से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये होपफुली कि आपका कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगा। अब आइए चर्चा करते हैं जो आपके मन में सवाल उठ रहा था कि इन्वेस्टमेंट सर पीछे कुछ को अलाउ किया गया था, उसे अभी अलाउ किया गया है या अलाउ नहीं किया गया है, इस कंफ्यूजन को दूर हम लोग करते हैं आगे के 2-3 स्लाइड में, ठीक है ना। देखिए, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, है ना, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि फॉर्म 16 के अंदर में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं, फॉर्म 16 के अंदर में आपको ग्रॉस सैलरी के बाद टैक्सेबल सैलरी तक पहुंचने के लिए, ग्रॉस सैलरी के बाद टैक्सेबल सैलरी तक पहुंचने के लिए जितने भी आइटम मिल रहे हैं, सबको आप इन्वेस्टमेंट में कंसीडर कीजिएगा। यही मैं आपसे बार बार कह रहा था, और आपके मन में सवाल उठ रहे थे क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे आर्टिकल इससे पहले देखा होगा, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी कि सर कुछ जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये वाला जो है, टू योर ईपीएफ एनपीएस, इसे ना बोथ में अलाउ कर दिया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ओल्ड सिस्टम में ये अलाउ था, नए सिस्टम में भी यह अलाउड है। जैसे यही ना बेसिक डिफरेंस हुआ है कि स्लैब को जो है घटाया गया है, और जो आपको इन्वेस्टमेंट, जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट है, उसको कहा कि आप इसको फॉलो कर जाइए, मतलब इसको आप छोड़ दीजिए। तो इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, क्या करना चाहिए। उसमें से फिर क्या आया निकल कर कि कुछ जो इन्वेस्टमेंट हमारे हैं ना, कुछ जो रिडक्शन है ना, उसे अभी भी अलाउ किया गया था, और वही था मेन कंटेंशन का सब्जेक्ट, उसी पर बात आकर अटकी हुई थी। तो देखिए, ये जो लिस्ट है ना, ये जो 12 लिस्ट है, ये पुराने वाले में भी अलाउ था और नए वाले में भी इसे अलाउ किया गया है, ठीक है। ये पुराने वाले में भी अलाउड था और नए वाले में भी अलाउ किया गया है। तो इस तरह के जो आइटम अगर मुझे फॉर्म 16 में दिखेंगे, तो उसका हमें क्या करना है। तो मैं अब तक आपसे बार बार कर रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट दिखे, डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट जो फैक्टर था, वो आप कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपसे कहा था सारे इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो। अब यहां पर देखो एक डिफरेंस होगा, अगर इस 12 वाले इन्वेस्टमेंट, जो 12 इन्वेस्टमेंट, इसमें से अगर कोई आइटम आपको दिख जाए, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ग्रेचुइटी रिसीव्ड फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू योर ईपीएफ एनपीएस, इंटरेस्ट रिसीव्ड अप टू 9.5, तो इसको क्या करना है, इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करके, जो हम लोग इनकम ग्रॉस सैलरी मान रहे थे ना, जो इनकम मैंने क्या कहा था, ग्रॉस सैलरी, इसमें से आप डिडक्ट कर लीजिएगा इन 12 आइटम में से, अगर आपको कोई भी दिख जाए, मतलब 1 से लेके 12, ठीक है। इस तरह का इन्वेस्टमेंट में से अगर आपको कोई मिल जाए, तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट में उसे ऐड नहीं करके, जो हम लोग इनकम डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, वहां पर इनकम में से माइनस कर लेना है। मान लो एग्जाम्पल, आप 5 से 7.5 लाख वाले स्लैब में हैं, मैंने इसके लिए आपको कहा था ना कि जो आपकी इनकम है ना, इनकम जो आपकी है, मान लो 6 लाख, जो हमारा एग्जाम्पल था, उसमें से आपको 5 लाख डिडक्ट करना था पहले स्टेप में, यहां से 1 लाख वैल्यू निकल कर आ रही थी, सेकेंड स्टेप में से हाफ करना था, और ये मेरा डिसाइडिंग फैक्टर होता था कि अगर 50,000 से ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ओल्ड सिस्टम में बने हुए थे, वरना न्यू में चले जा रहे थे। अब देखो यहाँ क्या फर्क पड़ेगा, अगर इस 12 तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आपके फॉर्म 16 में मौजूद है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जो इनकम, मान लो कि आपको एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है कितना, 20,000, कितना, 20,000। आपको क्या करना है, जो हम लोग इनकम माइनस 5 लाख कर रहे थे ना, वहीं पर मान लो 6 लाख अगर है, तो इनकम में से हम लोग इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को घटा देंगे, तो ये कितना हो जाता है मेरा, 5,80,000। फर्स्ट स्टेप में यहां से हम लोग 5 लाख माइनस करते, जहां से वैल्यू निकल कर आती 80,000, इसको हम लोग हाफ कर लेते, ठीक है ना, हाफ इंटू 80,000, ये निकल कर आ जाता 40,000। ये आपका होता डिसाइडिंग
इन्वेस्टमेंट फैक्टर अगर मेरा 40,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग ओल्ड में बने रहते, वरना हम लोग न्यू में चले आते। क्लियर? तो देखिए क्या बात हो रहा है कि हम लोग को दो चीज चाहिए होता है, ठीक है ना, ये डिसाइड करने के लिए कि हम लोग पुराने में बने रहे या नए में जाए। एक तो हमारी इनकम, मतलब जो फॉर्म 16 में आपकी ग्रॉस सैलरी है, जो आपको पता होता है, और दूसरा पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट, जो मैंने कहा कि आपके जो फॉर्म 16 है, आप पीछे से देख लीजिए, जितना तरह का उसमें डिडक्शन अलाउंसेस है, ठीक है ना, HRA LTA दिस दैट लन फन देवानंद, जो भी आपको उसमें दिख रहा है सब ऐड कीजिए। और ये दो स्टेप में जो एक है हम लोग का एक डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर आता है अमाउंट। जैसे इस केस में 50,000 आ रहा था, देख लीजिए अगर उससे ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएगा, आप कर पाएंगे, ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, पुराने में बने रहिए, वरना आपको लग रहा है कि नहीं उतना नहीं हो पाएगा तो आप नए सिस्टम में बने रहिए। अब कितना फायदा होगा अमाउंट का, ये पर्पस नहीं था इस वीडियो को बनाने का। इस वीडियो को बनाने का पर्पस यह था कि आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में रहना है, सॉरी ओल्ड में ही रहना है या न्यू में चले जाना है, इसका पर्पस बस इतना ही था। कितना अमाउंट का फायदा होगा, क्या होगा और कहाँ करना चाहिए, डिटेल सब्जेक्ट है। तो होपफुली आपको जो है सब बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट 12 दिख जाए, इस 12 तरह की इन्वेस्टमेंट अगर आपको दिख जाए फॉर्म 16 में, तो आपको क्या करना है, इनकम में से ही माइनस कर लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट में ऐड नहीं करना है। बस देखिए इतनी सी बात है। अब एक बार समराइज कर लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने सीखा। चलिए हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, एक बार उसके समरी को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अप टू 2.5 लैक्स हम लोग जानते हैं कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप नए में जाना चाह रहे हैं, पुराने में बने रहना चाह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 लाख से 7.5 लाख वाले के बीच जो है, उसको क्या करना था, हाफ ऑफ इनकम माइनस 5 लाख ये अमाउंट निकालना था, और इसको इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करना था। अगर इन्वेस्टमेंट इस अमाउंट से ज्यादा है तो आपको ओल्ड सिस्टम में बने रहना है, अदरवाइज आप न्यू में जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या, तो फॉर्म 16 में आपको ग्रॉस सैलरी के नीचे टैक्सेबल सैलरी तक पहुंचने के लिए जितने आइटम दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके इन्वेस्टमेंट है। तो आप ना एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ना कि हाँ मेरा जो इन्वेस्टमेंट है इतना तक हो सकता है, ठीक है, या उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। जो पीछे के स्लाइड में हम लोगों ने 12 इन्वेस्टमेंट देखा, जो ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम दोनों जगह पे अलाउ है, उसे क्या करना था, इनकम में से ही डिडक्ट कर लेना था, उसे इन्वेस्टमेंट में कंसीडर नहीं करना था। उस 12 आइटम के अलावा आपको जो भी दिख जाए फॉर्म 16 के अंदर, उसे इन्वेस्टमेंट में हम लोग को कंसीडर करना है। इसके बाद 7.5 से 10 लाख के बीच जो लोग थे, उनको उनका कैलकुलेशन कैसे था, 1,25,000 प्लस 1/4 ऑफ इनकम माइनस, इसको कंपेयर कर लेना था इन्वेस्टमेंट से। इसी तरह से 10 से 11,87,500 तक जो लोग थे, उनको सीधा 1,87,500 इन्वेस्टमेंट देखना था, इससे ज्यादा है तो ओल्ड में बने रहना है, वरना न्यू में चले जाना है, ठीक है ना। आपको ना इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि 5%, 10%, 15, 20, 25 क्या है, नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आपको बस ये देखना है, मान लो कि आप 11,87,500 से लेकर 12.5 लाख तक में, आपको बस ये चेक करना है कि 1,87,500 प्लस 1/3 ऑफ जो आपकी इनकम है माइनस दिस, इस अमाउंट से ज्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपको नए सॉरी ओल्ड सिस्टम में बने रहना चाहिए, वरना आपको न्यू सिस्टम ऑप्ट कर लेना चाहिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट इतना अमाउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। इसी तरह 12.5 से 15 लाख वालों के बीच 2,08,333 प्लस 1/6 ऑफ जो आपकी इनकम है माइनस 12.5 लाख, ये जो अमाउंट निकल कर आता है इसको आप अपने इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस अमाउंट से ज्यादा है तो आप क्या कीजिए, ओल्ड में ही बने रहिए, वरना आप न्यू में जा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और आखिरी बात, 15 लाख से या ज्यादा वाले जो इनकम में हैं उनको बस एक चीज देखना है, 2.5 लाख से ज्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, फॉर्म 16 में ग्रॉस सैलरी से लेकर टैक्सेबल सैलरी तक पहुंचने के लिए आपके जितने आइटम आते हैं, जिसमें आपके होम लोन पे इंटरेस्ट होंगे, HRA LTA 80CC 80CCD, जितने भी चीज हैं आपके वहां पर सारा आप ऐड करके देखिए, आपको लग रहा है कि 2.5 लाख से क्रॉस कर जाएगा, आपको क्या करना चाहिए, पुराने सिस्टम में ही बने रहना चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको समझ में बातें आई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग इस चर्चा को समाप्त करते हैं।